हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा है कि लिफ्ट प्लान डेवलपमेंट। लिफ्ट प्लान अगर हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है उसके बारे में हम आप बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका क्या होना चाहिए, एक क्लियर आइडेंटिफाई पहले से कर लेना है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लिफ्टिंग के टाइम में। दूसरा जो पॉइंट है इसी में, जैसे कि लिफ्ट कैटेगरी है, लिफ्ट कैटेगरी में रूटीन लिफ्ट है या नॉन रूटीन लिफ्ट है। अब रूटीन लिफ्ट वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, वो रूटीन लिफ्ट है। और वो लिफ्ट जिसमें कि चेंजिंग आ रहा है, जैसे सपोज कुछ उठा रहे हैं, आज जो उठाने वाले हैं उसकी डायमेंशन अलग है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, या किसी कारण से जिस चीज़ से उठा रहे हैं तो वहाँ पे मशीन चेंज हो गया है, तो ये नॉन रूटीन लिफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग आया है, जो रेगुलर चल रहा था उसमें चेंजिंग आ गया है। उसके बाद करने के लिए क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होने के बाद रिस्क कितना है उसका रिस्क इवेल्युएशन करना होगा। और रिस्क इवेल्युएशन जब हो जाता है तो फिर वहाँ पे कंट्रोल मेजर आपको अप्लाई करने हैं कि क्या कंट्रोल मेजर लगाएं जिससे कि रिस्क को कम कर दें। तो ये पूरे प्रोसीजर जो 3 स्टेप में यहाँ बताया इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। तो रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। फिर दूसरा, कौन सा इक्विपमेंट इसमें यूज होने वाली है, इक्विपमेंट यूज किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सा क्रेन इस्तेमाल होने वाला है, कितने टन का होने वाला है, उसका बूम लेंथ कितना रहेगा, हमें लोड कितना उठाना है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। तो सिलेक्शन इक्विपमेंट कौन सा यूज होगा उसके बारे में देखना है। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड कैलकुलेशन। तो जो लिफ्ट प्लान बनाएंगे तो लिफ्ट प्लान बनाने के साथ उसमें ड्राइंग भी उसको अटैच करना पड़ेगा और उसके कैलकुलेशन सीधा दिखाना पड़ेगा कि कितने क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, लोड की, लोड का वेट कितना है, कितने रेडियस पे इसको रखना है, कितने हाइट पे रखना है, उस समय क्रेन का रेडियस कितना रहेगा, उस समय क्रेन का SLI कितना शो कर रहा है, ये सारी चीज है जो उस कैलकुलेशन में वहां पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रेनिंग। तो जो क्रू उसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उन सारी चीजों को बारे में बताना है जिससे कि उसको उसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो ये हो गया कि लिफ्ट प्लान जो है डेवलपमेंट बेस क्या चीज पे होता है, तो ये चीज हो गया। अब देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ लिफ्ट प्लान, कोई भी लिफ्टिंग करने के पहले उसका लिफ्ट प्लान बनाना जरूरी है। और लिफ्ट प्लान बनाने के बाद इसका जो एक्सपर्ट जो आदमी होते हैं, जो अथोराइज आदमी होते हैं, उनको दिखाना है और दिखाने के बाद उनसे अप्रूवल लेना है। उनके अप्रूवल होने के बाद ही, अगर उन्होंने एक बार अप्रूव कर दिया इसका मतलब आपने जो लिफ्ट प्लान बनाया हो ओके था। परमिट टू वर्क सिस्टम को लागू करना है, क्योंकि एक्टिविटी करेंगे तो PTW भरना जरूरी है और PTW में भी जितने भी चीज है उसका डिटेल सब आएगा वो भरना है। उसके बाद इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर वो डालने हैं, फिर उसके कंट्रोल मेजर क्या क्या है वो सब डालने हैं। ये सब PTW करते हैं आप लोग तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद क्या है TPI, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और लिफ्टिंग टूल्स। जितने भी लिफ्टिंग टूल्स का वहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, चाहे क्रेन से लेकर के जितने भी एसेसरीज हैं वहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाले हैं उन सभी का TPI होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेन मूवमेंट होस्टिंग रूट गाइडलाइंस। तो सबसे पहले क्रेन का मूवमेंट किधर से होगा, जैसे कोई भी चीज इरेक्शन करना है तो किधर से आप लेके उसको इरेक्शन उस पॉइंट तक लेके जाने वाले हो, वो लोकेशन को पहले ही आइडेंटिफाई करना है ताकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो ये करना है और उसका गाइडलाइंस बनाना है कि किधर से करेंगे, होस्ट किधर से करेंगे, क्रेन का मूवमेंट किधर से, बूम को हम रोटेट करेंगे। तो ये सब चीजों को पहले से ही खाका बनाना पड़ता है। कम्युनिकेशन मेथड फॉर, तो कम्युनिकेशन मेथड क्या रहेगा, कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ये देखना है। कम्युनिकेशन जैसे बहुत सारे इरेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे कि बैट्समैन अगर एक सिग्नल देते हैं तो क्रेन ऑपरेटर को नहीं दिखेगा, तो उस केस में बैट्समैन क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल कैसे देगा, तो उसके लिए कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, वॉकी टॉकी रखेगा, रेडियो रखेगा, मोबाइल रखेगा, ये पहले से डिसीजन हो जाना चाहिए। तो वो टूल्स क्या इस्तेमाल होने वाले उस कम्युनिकेशन के लिए ये करना जरूरी है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर क्या लिया जाएगा उसके बारे में जानना है। और कंटेंट ऑफ द टूल बॉक्स स्टॉक,
और कोई भी लिफ्टिंग या कोई भी खतरनाक काम करते हैं तो उसके पहले उस क्रू को टूल बॉक्स टॉक के माध्यम से उन सारी चीज़ों की जानकारी देनी है जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है और उससे कैसे निपटा जाए, तो उन सब सारी चीज़ों को उसमें उसको बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये वीडियो बड़ा होने का अगर आप देखोगे तो पूरा आपका लिफ्ट प्लान डेवलपमेंट, लिफ्ट प्लान कैसे बना तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिफ्ट प्लान में क्लासिफाई द कैटेगरी ऑफ लिफ्ट। सबसे पहले आपको ये क्लासिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी का लिफ्ट है, जैसे कि बेसिक लिफ्ट है जो जनरल चलता है, या स्टैंडर्ड लिफ्ट है, या क्रिटिकल लिफ्ट है। इसका डिटेल अलग से बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है तो फिर वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो बेसिक लिफ्ट क्या होता है चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लिफ्ट, और ये कैटेगरी आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा कैटेगरी का है, बेसिक लिफ्ट है, स्टैंडर्ड लिफ्ट है, या क्रिटिकल लिफ्ट है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई द पर्सनल इन्वॉल्व इन द लिफ्टिंग एक्टिविटी। तो कौन कौन से लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं उस एक्टिविटी में। तो क्रेन ऑपरेटर तो पहले नंबर पे रहेगा, दूसरा है क्रेन सुपरवाइजर जो कि इंस्ट्रक्शन देगा, और क्रेन उसके अंडर में रहता है सिग्नल मैन, ये मेन है। बाकी इसके अलावा जो साइड मैनेजमेंट है उनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है और उनके देख रेख में सारी एक्टिविटी चलती है। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में चर्चा अभी अभी हमने किया था कि कम्युनिकेशन का मोड क्या रहेगा, टू वे रेडियो रहेगा या हैंड सिग्नल रहेगा। तो हैंड सिग्नल तो दे सकते हैं लेकिन हैंड सिग्नल अगर ऑपरेटर से दूर है और जहाँ पे इरेक्शन करना है और सिग्नल मैन को ऑपरेटर नहीं दिख रहा है तो उस केस में वहाँ पे टू वे रेडियो, वॉकी टॉकी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके उसको इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इस तरह की एक्टिविटी में वेदर कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिमम वर्केबल विंड स्पीड फॉर द क्रेन इज कितना होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 22 मीटर पर आवर फॉर लोड लिफ्टिंग। अगर किसी भी चीज को लिफ्ट करना है, कोई भी मटेरियल को उठाना है तो उसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड या 22 मीटर पर आवर ये होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर आदमी को उठाना है, किसी भी झूले में लेके जाना है तो उसके लिए यहाँ पे और थोड़ा सा कम हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होनी चाहिए, या 16 मीटर पर आवर्स, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं ब्रीफ स्कोप इसका क्या है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लिफ्टिंग एक्टिविटी, लिफ्टिंग एक्टिविटी की पूरी डिस्क्रिप्शन देने वाली है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या मटेरियल है, उसके लेंथ क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, कौन सा लोकेशन पे रखने हैं, कितने हाइट पे रखने हैं, उस समय क्रेन का बूम लेंथ कितना होगा, क्रेन का रेडियस कितना होगा, ये सारी चीज इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। वेयर द लोड टू बी लिफ्टेड फ्रॉम एंड टू, तो लोड को है जो कहाँ से उठाना है और इसको कहाँ पे रखना है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। रेडियस एट विच लोड इज टू बी प्लेस, कौन सा रेडियस पे लोड को उठाएंगे और वहां प्लेस करेंगे जहां रखना, उस समय रेडियस क्रेन का एग्जैक्ट कितना रहेगा। और इसको देखने के पीछे रीजन ये है कि एक्चुअली उस रेडियस पे क्रेन सेफ वर्किंग लोड में रहेगा कि नहीं रहेगा, एसएलआई उसका सही बता रहा है कि नहीं। तो इसका पहले से ये किया जाता है, बनाया जाता है। बूम लेंथ टू भी, उस समय बूम लेंथ कितना रहेगा, और नोटेबल फीचर ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो ये सारे चीजों को है जो जिसके भी लिफ्टिंग ऑपरेशन जो भी होने वाले हैं तो उन सब चीजों को यहाँ उसके फीचर क्या है वो सारे काम कर रहे हैं, उसको नोटिस में लेना है कि वो सही सब फंक्शन में है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, डिस्क्राइब द साइट डिटेल यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। तो साइट डिटेल का पता करना है, जैसे कि डिटेल ऑफ साइट एक्सेस एंड एग्रेस, एक्सेस किधर से करोगे, एग्रेस का क्या प्रोसीजर है, एग्रेस किधर आपने मेंटेन किया है तो वो वहाँ पे देखना जरूरी। डिटेल ऑफ ग्राउंड कंडीशन इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड सर्विस, तो ग्राउंड का कंडीशन कहाँ, जहाँ पे क्रेन प्लेस करने वाले हैं वो ग्राउंड का कंडीशन क्या है, एग्जैक्ट वो हार्ड होना चाहिए सरफेस, और उसके अंदर कोई अंडरग्राउंड सर्विस नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड सर्विस का मतलब अंडरग्राउंड जो यूटिलिटी बोलते हैं, जैसे पाइपलाइन कोई क्रॉस कर रहा है या कोई गैस लाइन वहां से क्रॉस कर रहा है या कोई वहां से इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन क्रॉस करी है या कोई टेलीफोन की लाइन क्रॉस की है, तो वहां पे अगर हैवी लोड आएगा तो नीचे अगर कोई पाइपलाइन यूटिलिटी है तो उसको डिस्टर्ब करने का डर रहेगा। तो इसका भी ध्यान रखना वहां पे बहुत ही जरूरी है।
डिटेल्स ऑफ एनी ओवरहेड केबल्स, उसके बारे में, अगर ओवरहेड केबल्स अगर वहां से क्रॉस कर रहा है, ओवर पावर लाइन क्रॉस कर रहा है, तो उसका डिटेल देना है कि कितने हाइट पे वो ओवर केबल है जो पावर लाइन क्रॉस कर रही है, हमारा क्रेन का रेडियस उस समय कितना रहेगा, हमारा क्रेन का रेडियस उससे कितना डिस्टेंस पे है, सेल्फ मेंटेन हम कर रहे हैं कि जो कि उसका डिस्टेंस दिया गया है पावर लाइन और क्रेन यूज करने में, तो उतना डिस्टेंस हमारा मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डिटेल में लिखना है। डिटेल्स ऑफ ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, ट्रैफिक का वहाँ पे क्या रहेगा या पेडेस्ट्रियन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका डिटेल लिखना है, क्योंकि अगर साइड पे मूवमेंट ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है और पेडेस्ट्रियन का भी मूवमेंट ज़्यादा है, तो उसको भी नज़र में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन एंड लोकल अथॉरिटी कंसर्न, कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट का उसके तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन अगर है तो उसका डिटेल लिखना है, अगर नहीं है देन ओके, और अगर है तो रिस्ट्रिक्शन लिखना है कि लोकल अथॉरिटी का क्या कहना है और उसका क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या गाइडलाइंस है। 7 नंबर है लोड डिटेल, तो लोड डिटेल में कि लोड का डिस्क्रिप्शन आपको देना है, जो चीज उठाने जा रहे हैं उसका वेट कितना है, फिर लोड डायमेंशन उसके देने हैं, उसकी लेंथ कितनी, उसकी हाइट कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, सारे देना है। लोड वेट तो ऑलरेडी बताया, लोड का वेट जानना जरूरी है उठाने के पहले। देखते हैं 8 नंबर, 8 नंबर पे है लिफ्टिंग पॉइंट डिटेल। तो लिफ्टिंग पॉइंट डिटेल में क्या है यहाँ पे, जैसे कि लिफ्टिंग गाइडेंस बाय मैन्युफैक्चरर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द साइट, जैसे कोई भी मटेरियल या कोई भी मटेरियल अगर भेजा जाता है किस जो कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, तो लिफ्टिंग गाइडेंस वो और देता है, अगर वो लिफ्टिंग गाइड पसंद है, अगर साइट मैनेजमेंट ने भी इसको देखा और उसे लगा नहीं सही है, तो साइट मैनेजमेंट उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, अगर साइट मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं इसने जो लिफ्टिंग गाइडेंस जो दिया है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, इफ नो देन अपॉइंटेड पर्सन, एक आदमी को जो अपॉइंट किया जाएगा वो है जो पूरे चीजों को स्टडी करेगा और एग्री करेगा कि कौन सा मेथड से है जो कि उसको उठाया जाए, और साइट मैनेजमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट पर्सन है जो साइट मैनेजमेंट को बताएगा कि ये प्रोसीजर है और इस तरह से हम उसको उठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीन टेकन इनटू अकाउंट, उस लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है उसको नॉलेज में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज नहीं है तो उठाने के टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नॉलेज में रखने का मतलब यह है कि हुकिंग हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगल बगल होनी चाहिए, और ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम उठने के बाद नहीं हो। नेक्स्ट जो है हैव द लिफ्टिंग मेथड बीन अप्रूव्ड फॉर यूज बाय देयर अपॉइंटेड पर्सन, तो जो अपॉइंट पर्सन जो किया गया है उसके थ्रू जो लिफ्टिंग मेथड अभी अभी बनाया गया वो अप्रूव हुआ है कि नहीं, क्योंकि अपॉइंटेड पर्सन वो है मतलब वो कॉम्पिटेंट पर्सन है इस काम के लिए, तो उसका ऑथोराइजेशन या अप्रूवल होना यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं 9 लिफ्टिंग टैकल डिस्क्रिप्शन, तो लिफ्टिंग टैकल डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, ऑल लिफ्टिंग टैकल सर्टिफिकेट टू बी अवेलेबल ऑन साइट, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोग करते भी होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो ये रखना जरूरी है, जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उसके सर्टिफिकेट साइड पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप है जो लिफ्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। द क्रेन सुपर सेल इंस्पेक्ट ऑन, और जो क्रेन का जो सुपरवाइजर है वो जितने लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल है उसको यूज करने के पहले सब चेक करेगा कि ईच एंड एवरीथिंग इन गुड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है लिफ्टिंग टेकल टू बी फिट फॉर पर्पस, यानी जो भी लिफ्टिंग टेकल्स का इस्तेमाल किया गया जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम के लिए वो सही है कि नहीं। फुल्ली सर्टिफाइड एंड शुड बी गुड कंडीशन, ये फुल्ली सर्टिफाइड होना चाहिए, तो इसको कौन करेगा, थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के थोड़ा फुल्ली सर्टिफाइड हो और वो गुड कंडीशन में हो। ठीक है, थर्ड कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन है बट सीलिंग को जब चेक किया जाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी नजर आती है, मतलब किसी ने बीच में यूज किया और उसको डैमेज कर दिया है, तो उस तरह इसीलिए सर्टिफिकेशन होने के बाद भी वो गुड कंडीशन में होना चाहिए एंड इट शुड बी चेक्ड बाय द क्रेन सुपरवाइजर एंड अदर पर्सन ऑल्सो। नेक्स्ट देखे हैं नायलन स्लिंग मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, अगर नायलन स्लिंग का इस्तेमाल हो रहा है तो नायलन स्लिंग को शार्प एज से बताना नहीं, तो अगर शार्प एज पे उसको रख दिया और उसमें टेंशन आएगा तो कट जाएगा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, तो शार्प एज से बचाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर स्लिंग गार्ड लगाएं या सुटेबल पैकेजिंग कोई भी होता है तो वहाँ पे आपको देना है। ठीक है,
तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है दोस्तों, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा देख लेंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड मैक्सिमम लिफ्ट वेट। तो इसको कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ द लोड, लोड का वेट कितना है, वेट ऑफ हुक ब्लॉक का वेट कितना है, यानी ये सारी चीज, लोड का वेट कितना है, हुक का वेट कितना है, वेट ऑफ लिफ्टिंग टूल जो इसमें आपने इतना सारा लगाया है, यहाँ पे स्लिंग्स लगाए हैं, इसके रिसाइकल्स लगाए हैं, इसके सारे वेट कितने हो गए, और उसके बाद ग्रॉस लिफ्ट वेट, टोटल लिफ्ट वेट कितना होगा, इसका नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्रेन के कैपेसिटी को इफेक्ट करेगा, और इसके एक एक चीजों को लेकर के ही यहाँ पे लिफ्टिंग किया जाता है। हैवी लिफ्ट या कोई भी उस तरह का क्रिटिकल लिफ्ट होता है तो वहाँ थोड़ा भी चेंज होने से इरेक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कैलकुलेटेड मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस तो कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है, कितना रेडियस पे आपको मटेरियल है जो पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच रहा है, और वो रेडियस पर आपका करेंट सेफ एसएलआई उसका सेफ है कि नहीं है, तो देखना जरूरी है उस रेडियस पर करेंट की कैपेसिटी सही है कि नहीं है। सो ग्रॉस लिफ्ट वेट आपको पता करना है, ग्रॉस वेट टू बी लिफ्टेड टू ए रेडियस ऑफ, तो उस रेडियस पे ग्रॉस वेट है जो उठाया जा सकता है कि नहीं, इसकी नजर रखनी है। उसके बाद एनी लोड, मतलब कोई भी लोड है लाइटर देन मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम लोड लिखा गया अगर उससे लाइटर है तो वो लाइटर लोड जो है आर रिक्वायर्ड टू बी लिफ्टेड टू ए ग्रेटर रेडियस। तो लाइटर जो लोड है ग्रेटर रेडियस, अगर रेडियस हम बढ़ा देते हैं तो उसके उस लाइटर वेट को जो कि मैक्सिमम लोड से थोड़ा कम है उसको उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, क्योंकि ग्रेटर रेडियस का मतलब है कि क्रेन का रेडियस जैसे ही बढ़ाओगे क्रेन की कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक है, अब क्रेन का रेडियस जैसे ही कम करेंगे क्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ वेट तो लाइटर हो गया है मैक्सिमम लोड से, लेकिन अगर उसका अगर हमें रेडियस ज्यादा जरूरत है तो वहां पे इस लाइटर वेट को उठा पाने में क्रेन सक्षम है या नहीं है, उसको देखना जरूरी है। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे मैक्सिमम लोड है लेकिन रेडियस कम है, तो कम रेडियस पे मैक्सिमम लोड को उठाने में सक्षम है, लेकिन उससे थोड़ा कम है, लाइटर है मैक्सिमम लोड से, बट उसका रेडियस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में रेडियस ज्यादा रहने के कारण क्रेन की कैपेसिटी घट जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या यह उठाने में सक्षम है कि नहीं, इसको देखना जरूरी है। और ये सारे इसमें कैलकुलेशन रहते हैं, मतलब इसमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है, मैक्सिमम रिक्वायर्ड रेडियस, हमें रिक्वायर्ड रेडियस कितना चाहिए जिसपे कि मटेरियल है जो इजिली प्लेस हो जाए, इरेक्शन हो जाए, एंड वेट टू बी लिफ्टेड एट द मैक्सिमम रेडियस, और उस मैक्सिमम रेडियस पे कितना वेट उठाया जा सकता है। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना इसमें जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रेन डिटेल्स। अब इसमें आपको क्रेन डिटेल्स भी देना पड़ेगा। क्रेन डिटेल्स का मतलब हुआ कौन सा क्रेन है, क्रेन मेक एंड मॉडल्स, कौन सा क्रेन है, उसके मॉडल्स क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है, 12 मंथ थॉरो एग्जामिनेशन, उसका 12 मंथ में थॉरो एग्जामिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वीकली क्रेन इंस्पेक्शन जो है जो किया गया है कि नहीं, यस और नो। वीकली क्रेन इंस्पेक्शन है जो किसी के किया जाता है, P&M के द्वारा, उसके जो मेंटेनेंस वाले होते हैं वो करते हैं, उनके द्वारा किया गया है नहीं, या अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, तो उस पर डिसीजन लेगा, बट इसमें यस ही होना चाहिए क्योंकि हैवी लिफ्ट उठा रहे हो, और उस तरह के इरेक्शन में अगर थोड़ा भी लापरवाही किया तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है, तो वीकली क्रेन इंस्पेक्शन यस ही होना चाहिए, यस होना चाहिए मतलब इंस्पेक्शन किया हुआ होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट को चेक करना है, या क्रेन का टीपीआई है उसका एक्सपायरी तो नहीं है, जितने टूल्स एंड टेक्निकल यूज हो रहा है वो सारे टीपीआई द्वारा किया हुआ हो, और एक्सपायरी डेट में नहीं हो, तो ये सारी चीजों को नजर रखना वहां पे क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, रिक्वायर्ड वेट एंड रेडियस। तो रिक्वायर्ड वेट कितना चाहिए, रेडियस के इस पे पीछे भी चर्चा किए। सो ग्रॉस लिफ्ट वेट एंड रिक्वायर्ड रेडियस, ग्रॉस लिफ्ट वेट उस समय कितना रहेगा और रिक्वायर्ड रेडियस उस समय कितना रहेगा, मतलब ग्रॉस वेट को कितने रेडियस पे उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है यस सेफ वर्किंग लोड ऑफ क्रेन एट रिक्वायर्ड रेडियस, उस रिक्वायर्ड रेडियस पे क्रेन का सेफ वर्क लोड कितना है, एंड सेफ्टी मार्जिन रखना है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपकी क्रेन की कैपेसिटी उठाने की 100 टन है तो उसमें 80% ही उठा सकते हैं, मतलब 80 टन ही उठा सकते हैं। अलग अलग कंपनियों में कहीं कहीं 70% भी, कहीं 80% है,
तो उस मार्जिन को भी देखना है कि अगर क्रेन की कैपेसिटी 100 टन है तो आपको सिर्फ 80 टन ही उठाना है, तो क्या उस रेडियस पे 80 टन मिल रहा है, ये देखना इसमें बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं आउट रिगर लोडिंग। तो आउट रिगर पे ध्यान देना है, आउट रिगर पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन एक अलग से होता है कि आउट रिगर लगाने पे क्रेन की कैपेसिटी में कैसे चेंजिंग आती है, तो वो होना चाहिए। क्रेन सेटअप प्रोसीजर में क्या करेंगे, तो इसमें बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कि क्रेन टीम है, तो क्रेन टीम में कौन कौन रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा क्रेन का, उसके बाद बैकमैन रहेगा, फिर ऑपरेटर रहेगा, तो ये सारे लोग इसमें रहते हैं। लिफ्टिंग प्रोसीजर बनाना है या लिफ्टिंग प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है, क्योंकि लिफ्टिंग प्रोसीजर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और किन किन चीज़ों पे नज़र रखनी है उसको फॉलो करना है। ड्रिलिंग प्रोसीजर, जब आपका इरेक्शन हो चुका है तो उस समय रिगिंग करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे खोलना है उसको, क्या प्रोसीजर अपनाने हैं, क्या मेथड है। रिस्क असेसमेंट करनी है तो ऑलरेडी पहले भी बताया है, रिस्क असेसमेंट तो जरूरी है। एंड टूल बॉक्स स्टॉक, तो ये हो गया क्रेन सेटअप प्रोसीजर है, जिसमें कि उसके पार्टिकुलर उस ग्रुप को टूल बॉक्स स्टॉक में बताया जाता है। 15 हो गया। 16 है एक्सेप्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी अप्रूवल। एक्सेप्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी अप्रूवल का मतलब है कि जो लिफ्ट प्लान बना है और उस ग्रुप का जो मेंबर है जो उसको देखने वाला, तो उसका एक्सेप्टेंस चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी मतलब उसका अकाउंटेबिलिटी भी लेना जरूरी है उस काम को करने के लिए, उसकी पूरी एक तरह से क्या बोलेंगे, हिंदी अभी नहीं आ रहा, अकाउंटेबिलिटी बोलूंगा, अकाउंटेबिलिटी अप्रूवल चाहिए। एंड लिफ्टिंग ड्राइंग एंड कैलकुलेशन, तो उसका ड्राइंग भी उसके साथ लगाना है, जो कि ऑलरेडी आपने लिफ्ट प्लान के टाइम में जो सबमिट करते हैं, तो ड्राइंग कैसे कैसे है उसको करना है, उसके कैलकुलेशन को उसमें अटैच करने हैं। और स्पेशल लिफ्ट गाइडलाइंस, तो लिफ्ट का जो स्पेशल गाइडलाइंस क्या है उसको फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल से 18 पॉइंट्स में सारे लिफ्ट प्लान बेस्ड किस पे होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए। ओके, तो मैं अभी हमारा वीडियो लास्ट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।